कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका भी। विनोद अग्निहोत्री जी प्रोग्राम में बस पहुंचने वाले हैं। देखिए, बीजेपी की नई टीम आई है आज। नए अध्यक्ष के बाद 7-8 महीने लग गए, लेकिन नई टीम आज आ गई है। 65 नाम है इस नई टीम के अंदर। वो सारे नाम आप जब से सुबह से नाम चलना शुरू हुए वो आपने सब नाम देखे, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटी बात क्या है सर, ये टीम जो आई है, ये एक तो अभी जो चुनाव आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और अगले साल मिलाकर के 7 राज्यों के चुनाव, पहला इम्तिहान, फिर 2029। ये टीम 2029 की टीम है। सर आ जाइए, विनोद जी आ गए। सर स्वागत है आपका। सर प्लीज बैठिए। सर, तो यही वो बीजेपी की टीम है जो 2029 का इलेक्शन भी लड़वाएगी पार्टी को। एक बात तो ये। दूसरी चीज कि ये काम पहले होना था और इसके बाद फिर मोदी जी के मंत्रिमंडल में बदलाव होने थे। तो ये पहला काम हो गया, तो अब दूसरे उसकी तैयारी हो जाएगी। तो वो बात भी हमको करनी है। और इस लिस्ट 65 नामों में कौन सी ऐसी चीजें जो स्टैंड आउट करती हैं भाई? जैसे नई टीम में 65 नाम हैं, 53 नए हैं, 12 पुराने हैं केवल। तो बाय एंड लार्ज एक नए फेसेस वाली टीम है ये। वो कौन कौन सी नाम है जो खास तौर पर जिनकी चर्चा होनी ही चाहिए और जो कुछ वैल्यू ऐड करने वाले हैं इस टीम के अंदर? हालांकि सारे नाम उन्होंने अपनी समझ से ऐसे ही रखे हैं जो कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। अब जैसे जनरल सेक्रेटरी हैं, 8 नाम थे पहले, अब 6 नाम आ गए, 2 ही केवल पुराने रिटेन किए गए। और जनरल सेक्रेटरीज की औसत उम्र है 56 साल। और ओवरऑल टीम में अगर आप देखें तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 19% है। जो सेक्रेटरी बने हैं 16 नाम है, 15 नए, केवल 1 नाम पुराना है। तो सेक्रेटरी सारे लगभग बदल दिए गए। इसकी औसत उम्र है 49 साल। और वाइस प्रेसिडेंट्स में अगर आप देखें तो इनकी औसत उम्र 64 साल है। आज कुछ दिन में कह रहा था कि ये मार्गदर्शक मंडल में जाने से पहले उपाध्यक्ष वो बनाया जाता है। नहीं, उस स्टेशन से पहले वाला स्टेशन है। तो ये क्या सच में ऐसा है? तो ये बातें हम करेंगे। सर एक बार इनसे सब निकलवा लें, फिर आप ठेस पहुंचा लीजिएगा। उसका मसाला इन्हीं के पास है। पहले ठेस पहुंचवा लीजिए, फिर कुछ करवाना हो तो नहीं, पहले आप रॉ मटेरियल दे दीजिए, फिर ठेस पहुंचाएंगे। भाई ऊपर उन पदों से शुरू करते हैं जो हैवी वेट पद होते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी हैं, वही रहेंगे, वही रहे। उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्रियों की बारी आती है। ये है ना कोर तो महामंत्री होता है, कोर। तो ये 8 नाम हैं, जिनमें से केवल 2 नाम रिपीट हुए हैं, विनोद तावड़े और सुनील बंसल जी का। बाकी ये 6 नाम आए हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम है स्मृति ईरानी जी का, जो 2024 का इलेक्शन हारने के बाद बाहर नहीं थी टीम से। अब उनको महामंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से वो आ रही हैं। विप्लव कुमार देव त्रिपुरा से, सतीश पूनिया राजस्थान से, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से, हरि द्विवेदी उत्तर प्रदेश से, संजय भाटिया हरियाणा से। आपने भी कहा कि मेन कोर यही है। अब तो मुझे बताइए फिर इसमें क्या चीज, मतलब स्मृति जी की तो बात हो गई, और क्या खास दिखता है? मेन कोर मतलब बीजेपी चलाने के लिहाज से अगर आप कहें तो बीजेपी के चलाते हैं मुख्यतः राष्ट्रीय महामंत्री ही। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी किसी राज्य का प्रभार दे दिया जाता है। जैसे राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया था पहले, मोतिहारी वाले सांसद को। माथुर जी को मिला हुआ। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में ही होते हैं। मोटे तौर पर महामंत्रियों की ही ये जिम्मेदारी रहती है। और कोई महामंत्री ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसके पास किसी राज्य की जिम्मेदारी ना हो। तो काम तो मुख्यतः उनका रहता है। इस लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो उस पर नजरें थी कि भाई उत्तर प्रदेश से किसको आप दे रहे हैं। तो एक तो स्मृति ईरानी, आप उनको उसी कोटे से लें क्योंकि वहीं से वो सांसद बनी है, फिर चुनाव पिछला हारी। फिर से पार्टी के हिसाब से अगर आप देखें तो भले ही वो चुनाव सौरभ हार गई, लेकिन पार्टी में उनकी उपयोगिता में रत्ती भर उस पर फर्क नहीं पड़ा। जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए, बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन के लिए वहाँ पर उनको लेकर जाया जाता था। किसी भी राज्य का उदाहरण आप उठाकर देखें, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, कहीं भी आप, तो बहुत ऐसा नहीं होता कि गई और 1 दिन का कार्यक्रम करके आ गई, 2 दिन का कार्यक्रम करके आ गई। बहुत एक्सटेंसिव टूर इनके होते हैं वो पार्टी की तरफ से। और दूसरा, वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं कि अगर पार्टी की तरफ से कुछ आ गया तो वो उनके लिए फिर फाइनल वर्ड है। जैसे जो काम वो करती है, जैसे फिर से सीरियल वगैरह जो कर रही हैं, तो उसका शेड्यूल वो इस लिहाज से तय करती हैं और पार्टी से पूछ कर तय करती हैं कि इस बीच में मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं। प्राथमिकता पार्टी का काम। प्राथमिकता पार्टी का काम। यूनाइटेड नेशन वगैरह के भी कार्यक्रम में जैसे वो जब जाती हैं वहाँ पे, तो यहाँ पार्टी से पूछ कर ही
उन सारी चीज़ें एक चीज हो क्लियर कर दी, जैसे इस लिस्ट में इनके नाम के आगे राज्य लिखा है जहां से ये आते हैं, ये प्रभार नहीं है ना, नहीं 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 नहीं, अभी प्रभार इनको दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभार आगे दिए जाएंगे। ये तो उस राज्य से आते हैं और इतना तय है कि जिस राज्य से आप आते हैं वहाँ के प्रभारी आप नहीं होंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये भी क्लियर हो गया। तो और इनके अलावा जो दो पुराने नाम जो है और बहुत चर्चित नाम है, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, इनका मतलब ये तो ये मतलब कंटिन्यूटी बता रहे हैं कि भाई ये लगभग इंडिस्पेंसिबल से हैं फिलहाल। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि गजब के पावरफुल महामंत्री जिनको कहें, जो कि परफॉर्म करते हैं, जो रिजल्ट देते हैं। उसमें सुनील बंसल का तो खैर जवाब ही नहीं रहा है, वो पार्टी संगठन के लिए जिस तरीके से काम करते हैं उसमें। विप्लव देव मुख्यमंत्री से पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से हटे, तो मुख्यमंत्री से हटने में सौरभ उस कारण पे चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कहीं से उनकी कार्यकुशलता में कोई कमी, कार्यक्षमता में कोई कमी, उनके इंटीग्रिटी लेवल पर कोई कमी, ये सब चीज़ें नहीं थी। इस वजह से उनको वहाँ से नहीं हटाया गया लास्ट था। चार्ज क्या था, हरियाणा? हाँ, जब मुख्यमंत्री से हटाया गया उसके बाद हरियाणा में उन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया। और हरियाणा के इलेक्शन को सर मैं आपको बता सकता हूँ कि जब सारे लोग हम लोग चर्चा करते थे कि कांग्रेस आ रही है, उस समय भी थ्रू आउट वो कहते रहे कि 47 से 48 सीट बीजेपी को आएगी, मार्क माई वर्ड, लिख लीजिए आप। अच्छा, और रिजल्ट के दिन मुझसे बहुत पूछिएगा। confident थे ये। उससे कॉन्फिडेंस से ज़्यादा सौरभ ये भी समझ में आ रहा था कि ग्राउंड पे काम करने आ रहा है, फीडबैक लेना आ रहा है। तो वो फीडबैक लेने का तरीका वो सही था, तो स्वाभाविक तौर पे ऊपर के लोग उनसे फिर आपको impress बता हुए। दूं, अभी हम महामंत्रियों की बात कर रहे हैं क्योंकि देवेंद्र जी ने जैसा कहा कि बाय एंड लार्ज महामंत्रियों के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, अहम जिम्मेदारियां इन्हीं के ऊपर हाँ, होती है। हरीश द्विवेदी का जैसे हरीश नाम आप द्विवेदी। देखें तो हरीश द्विवेदी यूपी से। चुनाव हारे बस्ती में, पिछला लोकसभा चुनाव, उसके पहले 2 बार वो चुनाव जीते वहीं से, बस्ती से लोकसभा का चुनाव। 1991 से वो विद्यार्थी 17-18 साल की उम्र में रहे होंगे, तब विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गए थे, बस्ती लोकल लेवल पर, फिर गोरखपुर मंडल में, फिर बीजेपी युवा मोर्चा में, फिर एक बार विधायक का टिकट दिया गया जिसमें वो चुनाव हारे थे, फिर 14 में लोकसभा का टिकट दिया गया, जीते, 19 का दिए, और बिहार प्रभारी, सह प्रभारी, असम में प्रभारी, और अभी अभी उनको राजस्थान में भी लोकल बड़ी जो इलेक्शन होने हैं वहाँ के प्रभारी वहां भेजा का गया दिया था। गया था। तो ये ब्राह्मण हार्डकोर फेस हैं। संगठन के आदमी। हाँ, और ब्राह्मण फेस हैं, तो यूपी में आप समझ सकते हैं ब्राह्मण फेस। सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, संजय भाटिया। इसमें जैसे संजय भाटिया की अगर बात करें पहले, तो ये समझ में आ रहा था कि पंजाबी फेस अगर तरुण चुग रहे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, तरुण चुग का अगर हटना हुआ तो फिर किसी की एंट्री करानी होगी, और उसमें हरियाणा से ही कोई एंट्री हो सकता है। इनके बारे में बताएं कि ये भी विद्यार्थी परिषद मूल के हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के बेहद करीबी, और उन्होंने सीट खाली की तभी खट्टर जी उस सीट पे करनाल पे चुनाव लड़े, उसके पहले सांसद वही थे। इनकी बात कर लें पूनिया जी की, तो जाट चेहरे हैं सौरभ, और मुख्यतः ये संगठन में काम करते हैं। चुनावी राजनीति में उनकी अपनी सफलता भी अच्छी नहीं रही है, खूब चुनाव हार जाते हैं वो, और जहाँ चुनाव हार जाते हैं फिर वो सीट बदल के कहीं और चले जाते हैं। राजस्थान के अध्यक्ष थे ना ये? राजस्थान में, हाँ, राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन हरियाणा में इन्होंने भी अच्छा काम किया था। और इनको, ये उन नेताओं में से हैं, जैसे कुछ दिन पहले मैं इनसे कहा था कि सरकार जब बनेगी तो जाट फेस के तौर पे आपके नाम पे, बोले नहीं, मुझे संगठन में ही काम करना है और संगठन में ही मुझे रखा भी जाएगा। मतलब अपनी वो काबिलियत उनको पता थी कि मुझे इस्तेमाल संगठन में किया गजेंद्र जाएगा। पटेल? गजेंद्र पटेल तो मध्य प्रदेश से आते हैं, और लोकल लेवल पर जैसे बात करें तो पहले माना जाता था कि शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी हैं, बेहतर तरीके से उनके साथ काम करना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। संगठन के भी नेता और लो प्रोफाइल रखकर काम करने वाले नेताओं में से। ठीक है, तो ये महामंत्री। इनके अलावा देखिए उपाध्यक्षों में राम माधव का एक नाम आया है, उनको पार्टी में जगह दी गई है। मनप्रीत बादल पंजाब से जो है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे अकाली दल की, उसमें फिर आ गए थे, इधर आ गए थे। बैजंत पांडा, वसुंधरा राजे सिंधिया और तीरथ सिंह रावत, ये कुछ मनप्रीत notable कांग्रेस में names भी हैं, रहे है ना? हैं, मनप्रीत कैप्टन की मिनिस्ट्री में मंत्री रहे हैं, हाँ, कांग्रेस में भी रहे हैं। जी जी जी, फिर अपनी पार्टी भी बनाई थी इन्होंने। पंजाब में तो भी लोगों की जरूरत है बीजेपी को। राष्ट्रीय मंत्रियों में जो 2 नाम स्टैंड आउट कर रहे हैं, एक संदीप पाठक का जो सांसद बन राज्यसभा के हैं, जो इधर आए आम आदमी पार्टी से, इनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। और रोहन गुप्ता, ये जो कांग्रेस में थे और ये अच्छा बैकग्राउंड काम बहुत अच्छा करते हैं ये, तो उनको लाया गया है। कोषाध्यक्ष में पीयूष गोयल जी कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो बड़े हैवीवेट मंत्री भी हैं और ये बड़ा कोषाध्यक्ष interesting है। पहले भी है, बहुत नहीं, पहले थे वो, पहले हुआ करते थे। पहले रहे थे, पहले पहले हाँ, 14 से पहले भी थे, कोषाध्यक्ष थे। और जब 14 में सरकार आ गई सौरभ, तो 14 से 19 के बीच में, तब तो ज़्यादा हैवीवेट मंत्रालय उनके पास था, लेकिन तब भी ये संभालते थे। इसमें ये चीज़ मार्के वाली बात इस लिहाज से है कि अब बीजेपी का जिस प्रकार का विस्तार हो गया है, स्वाभाविक तौर पे उस फाइनेंस का भी विस्तार उसी रूप में हुआ है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कॉर्पोरेट के इतने बजट नहीं होते जितने बीजेपी पार्टी का जो अपना जितना डोनेशन को आता है, तो उनको मैनेज करने के लिए एकदम से अलग यूनिट की जरूरत महसूस पहले की जा संभाल रही थी। चुके हैं फिर। मोर्चे में अलग अलग जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा ऐसे हैं। तो युवा मोर्चा जो है उसमें हिमांग जोशी को, गुजरात के जो है सांसद हैं ये, इनको दिया गया है।
मीडिया टीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मीडिया संयोजक अनिल बलूनी जी थे, वही हैं। उनके साथ 3 सह संयोजक को कन्वीनर्स बनाए गए हैं, ये इंटरेस्टिंग नाम है। आशीष उषा अग्रवाल मध्य प्रदेश से, प्रदीप भंडारी दिल्ली से, ये जर्नलिस्ट थे, फिर इधर आगे प्रवक्ता बन गए थे। सिद्धार्थ यादव बड़े यंग, ये भी प्रवक्ता, अच्छे प्रवक्ताओं में से के, ये भी को कन्वीनर होंगे। सोशल मीडिया टीम भी बदल दी गई है। सोशल मीडिया टीम के संयोजक अभी तक होते थे अमित मालवीय, उनकी जगह दीपक महास्के को महाराष्ट्र से आते हैं, इनको बुलाया गया है। ये इन पर बात करेंगे अलग से। तो ये है सर मोटे तौर पर टीम, बाकी ठीक है, बाकी विशेष नहीं है। ठीक, आप बताएं सर, कुछ दम लगा इसमें आपको? नहीं, पहला सवाल तो ये कि 7 महीने का इंतज़ार क्यों? अगर यही टीम बनी थी, इन्होंने जो है माइक्रो पिक्चर जो है पेश कर दी हम लोगों के सामने। मैक्रो पिक्चर देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या थी? बात ये नहीं कि ये कौन है, कैसे हैं, व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए। क्या लक्ष्य क्या था कि 2029 की टीम बनेगी, जो 29 का चुनाव कराएगी लोकसभा का, और एक तरह से ये भी कि उसमें से कुछ लोग ग्रेजुएट करेंगे नेशनल लेवल के भूमिका के लिए, उसके बाद पार्टी के नए चेहरे होंगे। उस दृष्टि से देखिए तो ऐसा लगता है कि पार्टी के पास या तो टैलेंट नहीं है, या जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। राम माधव को लाने का क्या मतलब है बताइए? आप आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तय तो कर लीजिए। राम माधव को लाना था तो पहले हटाया क्यों था? वो महामंत्री रह चुके हैं, उनको हटाया, वो आरएसएस में भेज दिए गए, फिर आरएसएस से जो है लौट कर पार्टी में आए। उसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया जब चुनाव हारी, मुख्यमंत्री पद से हटी, उसके बाद से उनको लगातार उपाध्यक्ष बनाया गया। हाँ। कितने दिन दिल्ली में पार्टी ऑफिस में बैठी हैं? मतलब कोई रीजन, भाई आप संगठन में अगर किसी को बिठा रहे हैं, आप किसी को गवर्नर बना दें, वो तो समझ में आता है कि पार्टी के लिए बहुत काम किया है, अब जो है आपके लिए ये पद जो है आपके सम्मान में दिया जा रहा है। लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में क्या भूमिका होगी उनकी? तो उनको आपको राजस्थान में कुछ नहीं देना है और यहां कुछ उनको करना नहीं है। तो इससे समझ में नहीं आता है कि इसका रैशनल क्या है, मतलब इसके पीछे तर्क क्या है, किसको क्यों बनाया गया, उसका तर्क क्या है। कुछ लोगों का तो समझ में आता है, जैसे आपने स्मृति ईरानी की बात की, उनकी उपयोगिता है, आप उनसे सहमत हो, उनके व्यवहार से असहमत हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी वो अपनी यूटिलिटी साबित करती रहती हैं जो है पार्टी में। लेकिन बाकी देखिए, आप तुलना कीजिए, थोड़ा सा अतीत में जाइए। जब 1984 में 2 सीट आई थी, उसके बाद 1986 में आडवाणी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी बनाए, कितने लंबे समय तक चले, जैसे प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, ये सब उस समय के बनाए हुए हैं। ओके, एक ही पीरियड में बने, एक ही लगभग एक साथ, मतलब कुछ महीने का अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग एक ही साथ। गोविंदाचार्य ठीक है, पार्टी छोड़कर चले गए, वो अलग सब बहुत बड़े नाम है। तो आप देखिए, मतलब किस उस समय वो उतने बड़े नाम नहीं थे जो बाद में हो गए। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कद बढ़ाता है अपने साथियों का, युवा नेताओं का जो है, उनको नर्चर किया जाता है, नई लीडरशिप को उस तरह से नर्चर किया जाता है। इस दौरान भी हुआ है, लेकिन इस दौरान सरकार में ज़्यादा हुआ है। जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनको आप कह सकते हैं कि बीजेपी के फ्यूचर लीडर हो सकते हैं, लेकिन संगठन की एक तरह से उपेक्षा की गई है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे भी होता है कि जब सरकार बन जाती है तो संगठन की थोड़ी उपेक्षा हो जाती है। तो इसलिए यही लग रहा है आपको? पूरी तरह से लगा। लेकिन आप इतने लंबे समय से सरकार में हैं, आप 2024 के चुनाव में एक झटका खा चुके हैं। संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत थी। आपके पास एक ऐसा लीडर है जो दुनिया में सबसे अच्छा कम्युनिकेटर है, जिस पर देश के लोगों का विश्वास है। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टीम चाहिए संगठन की। ओके, वो उस तरह से वो आप इससे बेहतर, इससे धारदार टीम की उम्मीद होना कर रहे चाहिए था। हाँ सर, आपकी राय? मेरी राय ये एक जनरेशनल शिफ्ट है। जैसे अभी प्रदीप जी ने जो नाम लिए, वेंकैया नायडू और इन सारे लोगों के, तो जब बने थे तो ये लोग भी कोई बहुत बड़े नाम नहीं। अरुण जेटली के बारे में लोग जानते थे क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे और 77 में युवा जनता
में उसमें थे कार्यकारिणी में। बाकी लोगों को इतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन बाद में वो चमक गए, वही लोग लीडर बन गए, पार्टी वही आगे लेके गए। तो अब ये सब नए लोग हैं ज़्यादातर, इसमें पुराने भाई विनोद तावड़े और उनको छोड़ दीजिए अगर सुनील बंसल को, तो बाकी पूरी नई टीम है महामंत्रियों की। स्मृति ईरानी नॉन फेस है। स्मृति ईरानी की उपयोगिता के बारे में किसी को कोई शक नहीं है, हर तरह से उपयोगी हैं वो, पार्टी की प्रचारक के रूप में भी, एक महिला नेता के रूप में भी, एक अच्छी आक्रामक नेता रही हैं वो, और मुद्दों पर बोलती हैं, इसीलिए कैंपेन में भी ले जाया जाता था उनको। बाकी आप देखिए जो नाम हैं वो अब उनको परफॉर्म करना है, उनको अपनी जगह बनानी है। अब जिनको मौका दिया गया, पार्टी ने मौका दिया, तो नितिन नवीन जो अध्यक्ष हैं वो भी नए हैं, 45 साल 46 साल की उम्र है उनकी, तो उनके साथ अगर बहुत हैवी वेट आप बिठा देंगे जो पुराने नो हैं, तो अध्यक्ष खुद ही इतने कॉम्प्लेक्स से गिर जाएगा कि हम ही नहीं कर पाएगा। ये भी एक देखा, इसलिए नए लोगों को मौका दिया गया है, उन लोगों को मौका दिया गया है कि भाई अब आप परफॉर्म करिए, और एक नई जनरेशन जो पार्टी को चाहिए वो तैयार हो। जनरल सेक्रेटरी का मैंने आपको बताया ना, एवरेज एज 56 ईयर्स है। हाँ, तो रिलेटिवली यंग है, हाँ। बल्कि अध्यक्ष से ज्यादा की उम्र के हैं। अध्यक्ष तो 45-46 ऐसे ही हैं, तो सारे 56-60 के बीच में हैं रिलेटिवली। अध्यक्ष से ज्यादा की उम्र के हैं, लेकिन कमोबेश उन्हीं के आसपास के हैं। तो एक अध्यक्ष को पूरी टीम मिली है कि भाई अपने हिसाब से परफॉर्म करिए। तो मुझे लगता है कि एक अवसर है इन लोगों के लिए जो बने हैं नए, कि परफॉर्म करने का। रिस्क तो होता ही है, और जब चूंकि जो बात अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में ये पनप जाएंगे, ये भी है, ये परफॉर्म कर लेंगे कि अभी जो कुछ भी है गाड़ी खींचनी होगी तो मोदी जी खींच लेंगे। अब मान लीजिए ऐसे टाइम में अगर लीडर ऊपर ना हो अच्छा, जो वोट खींच सके या पब्लिक को विश्वास जिता सके, तब नए लोगों को लाना थोड़ा रिस्की होता है, फिर पार्टी खींचना मुश्किल होता है उनके लिए। इसलिए जैसे अटल बिहारी आडवाणी जी के जमाने में उन सारे लोगों ग्रो किए, तो मुझे लगता है मोदी और अमित शाह के जमाने में ये लोग भी ग्रो करेंगे। जो सर ने जैसे शुरुआत की, भाई 7 महीने क्यों लगाए फिर? हाँ ये तो ये बताइए कि क्या गया इसके पीछे, व्हाट वेंट इन क्रिएटिंग दिस लिस्ट? 7 महीने के हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बनने के बाद फिर सामने जब चुनाव था, और चुनाव में ऑलरेडी लोगों को लगाया गया, बंगाल के चुनाव, बंगाल का इलेक्शन में, तो बिहार, बंगाल, इस तरह की चीज़ें अगर जब सामने थी, तो मुख्यतः बंगाल देखें क्योंकि बिहार के बाद ही ये बने थे। तो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, अब स्वाभाविक तौर पे पार्टी के संगठन की प्रायोरिटी उस समय ये थी कि पहले आप चुनाव करा लें। चुनाव कराने के बाद तकरीबन पूरे देश भर में 50 से 60 नाम लगभग वो चयन किए गए। और बीजेपी में ऐसा होता नहीं कि एक व्यक्ति कोई बैठे और वो डिसाइड कर ले, उसमें एडजस्टमेंट भी बहुत होता है। मतलब सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वाले एरिया में नहीं होता, ग्रे एरिया भी होता है। ग्रे एरिया का मतलब ये है कि संघ का कोई चॉइस आएगा। बीजेपी के भीतर जो बड़े बड़े नेता है, जैसे मान लीजिए कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसको बनाया जाना है, BL संतोष जी की राय किसी और की थी, गृहमंत्री अमित शाह जी की राय किसी और की थी, कहीं और से कुछ और नाम भी आ रहा है। तो उसमें एडजस्टमेंट बनाने में वो एक लंबा टाइम लगता है कि चलो इस नाम पे चर्चा हुई, फिर थोड़े दिन आगे बढ़े, फिर थोड़ा एडजस्टमेंट हुआ। जैसे इनमें से कई नाम ऐसे होंगे जिनमें से एक बड़े नेता बोलेंगे कि ये तो बेकार का नाम आ गया, दूसरे बड़े नेता बोलेंगे कि ना ये तो बहुत अच्छा नाम है। तो उस लिहाज से इस तरह के फैसले में अमूमन थोड़ा टाइम लगता है जब चीज़ें इतनी सारी हो रही हो। तो ये सब एक प्रोसेस से गुजरे हैं आप, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, कई बैठक हुई है, कई बैठक हुई है, कई बार नाम में वो क्रॉस चेक, नहीं ये ठीक नहीं है। जैसे उसमें बैठक में मुख्यतः काम होता था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, BL संतोष संगठन महामंत्री हैं, गृहमंत्री अमित शाह, JP नड्डा, ये 4 लोग बैठ के ज़्यादा मंथन करते थे। बाकी सब फीडबैक लेके फिर उस चीज़ को PM के पास बताया जाता था, वहाँ से जो डायरेक्शन लेना हो, जो चीज़ें की जानी हो। मुख्य उद्देश्य सौरभ ये रहता है कि जैसे जिन बड़े नामों को भी आप पहले देखें तो वाकई बड़े नाम थे, लेकिन वो बड़े नाम बाद में बने। वही कह रहे हैं। दूसरा, उनमें कई नाम ऐसे थे कि जो स्टेचर के हिसाब से बड़े बन गए, लेकिन ग्राउंड पे जैसे वेंकैया नायडू ने साउथ से ही आते थे ना, क्या किया आपने, कौन से तीर मार लिया आपने, खास करके अपने प्रदेश में। नहीं, अपने ही प्रदेश के हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि साउथ खराब किया। हाँ, वही कह रहे हैं कि वो बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही थी, अगर TDP से अलायंस न करवाते हो तो बीजेपी और बेहतर पोजीशन में होती। आज उन्हीं के किसी कार्यक्रम में गए ना इतने, हाँ, और इतने सारे लोग, खैर उन पे बात का कोई मतलब नहीं है, मतलब उदाहरण के तौर पे से मैं कह रहा था। चुनाव गलत हो जाता है। देखिए, उमा भारती को जब हटाया जा रहा था तो अटल जी के पास गए, पार्टी के लोगों बताया कि उनकी जगह जो है शिवराज सिंह चौहान को बना रहे हैं मुख्यमंत्री। तो उन्होंने पूछा उसको हटा क्यों रहे हो? अटल जी की बहुत प्रिय थी। तो उन्होंने कहा कि वो लीडर बहुत अच्छी है, जनाधार है उनका, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छी नहीं।
तो अटल जी आंख बंद करके ही बात करते थे, आंख खोली उन्होंने कहा जिसको बना रहे हैं वो उसमें तो ये दोनों नहीं है। तो अब लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने साबित किया ये हाँ ये ठीक नहीं था उनका असेसमेंट। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सौरभ देखें तो ये सारे बड़े लोग जितने बड़े नाम पहले के रहे होंगे 2009 तक 250 सीट भी लेकर आ पाए बीजेपी के अपने दम पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2014 के बाद जिन लोगों ने कमान संभाली जो रिजल्ट दे रहे हैं पार्टी के हिसाब से देखिए तो उनका सोचने का तरीका तो सही ट्रैक पे आपको मानना पड़ेगा ना, क्योंकि रिजल्ट दे रहे हैं। अल्टीमेटली राजनीति में क्या है रिजल्ट कि भाई लेकिन इसमें मैं इन्हीं 8 लोगों की बात करता हूं ना, तो इनमें इन 8 लोगों में से प्रूवन परफॉर्मर कौन कौन है? इनमें से कौन नहीं है जरा एक विनोद तावड़े जी हैं, सुनील बंसल जी हैं, विप्लव देव का सोचिए सौरभ की कैसे ग्रूम किया गया एक लीडर के तौर पर कि एक सांसद के पीए हुआ करते थे, सांसद के पीए को वहां से उठा के सीधे त्रिपुरा जैसे राज्य में जहां बीजेपी का कोई आधार नहीं हुआ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, वहां पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर काम अच्छा था, ठीक है, हरियाणा में प्रभारी के तौर पे उन्होंने वही दिया। स्मृति ईरानी जी का मान लेता हूँ, राहुल गांधी को भी हराया इन्होंने, ठीक है। अब सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, सतीश पूनिया के हिसाब से संगठन के ही मूलतः व्यक्ति है, जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव के हिसाब से नहीं है। अच्छा सतीश पूनिया सही करे कि चुनाव अपना तो हार जाते हैं लेकिन संगठन उन्होंने चलाया है। बाकी लिस्ट की बात करते हैं। वसुंधरा जी का आपने जिक्र कर ही दिया, वो उपाध्यक्ष की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्या? नहीं नहीं, लेकिन भाई बदलाव भी तो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी अच्छी बात है लेकिन उसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए, हमारा सिर्फ इतना कहना है। इसमें सौरभ जैसे वसुंधरा जी वाले केस में वाकई सर ठीक कह रहे हैं कि पार्टी दफ्तर में वो कितनी बार आई होंगी, नहीं आती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया आज भी एक क्राउड पुलर हैं। कई बार अगर उनके मंत्री से बड़े क्राउड पुलर हैं। हाँ, अब अगर आपने उनको अगर एकदम खाली छोड़ दिया, निराश छोड़ दिया, तो फिर किसी रूप में आप उनका उपयोग नहीं कर सकते। तो वहां पर वो एडजस्टमेंट अच्छा उपयोगी नहीं बल्कि नेगेटिव ही हो। राम माधव जी का आपने कहा कि लाए हैं तो हटाए क्यों था पहले, यही बात आप कह रहे थे ना। उनकी कोर एक्सपर्टीज क्या है भाई? वो नजर में चढ़े जो प्रधानमंत्री का विदेशों में कार्यक्रम हुए, जो इंडियन ओवरसीज बीजेपी जो है उससे जुड़े हुए थे, वो थोड़ा ज्यादा उड़ने लगे। प्रधानमंत्री को ये पसंद नहीं था और गृह मंत्री क्या जब अध्यक्ष थे अमित शाह, तब उनके कामकाज का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। वहां से जो है शुरू हुआ और आखिर में उनको जो है वापस भेज दिया गया संघ में। जी, संघ से अभी जब वो वापस लौटे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा मैं राजनीतिक काम करना चाहता हूँ, बीजेपी में जाना चाहता हूँ। तो उनको कहा गया कि भाई ये बार बार नहीं होगा, आप तय कर लीजिए, अगर जा रहे हैं तो फिर वापसी नहीं होगी इस बार। हाँ, इस बार कश्मीर पर भी तो काफी एक्टिव रहेंगे। कश्मीर पर तो एक्टिव क्या रहे, विवाद में भी रहे भाई। पीडीपी के साथ गठबंधन वाले का जब दौर था तो उसमें वहाँ पे प्रभारी थे सौरभ, और जब वो महामंत्री थे ना, तो अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे तो अमित शाह जी अगर अपने कमरे में बैठे हुए हैं और उसी मुख्यालय में अशोक रोड पे जब दफ्तर हुआ करता था, महामंत्री के तौर पे वो हैं अपने कमरे में, उनको कोई बोले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं या बुला रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन भी नहीं रहता था, ज़्यादातर वो तनातनी वाली स्थिति ही रहती थी। तो आप समझ सकते हैं फिर काम करना कितना मुश्किल था। अब जब दोबारा आ गए, जाके अमित शाह को जाके कह दिया, आंध्र प्रदेश गए थे, वहाँ एक बूथ लेवल वर्कर के घर खाना खाने चले गए अमित शाह। उन्होंने कहा क्या ये शोभा देता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बूथ लेवल वर्कर के यहाँ जाए? तो ये तो उल्टी बात है, बहुत शोभा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी जो है 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलती है। अगर अध्यक्ष बूथ लेवल वर्कर के यहाँ नहीं जाएगा तो किसके यहाँ जाएगा? 5 स्टार होटल में बैठेगा। एनीवे, अब कुछ तो सोचा ही होगा ना उनके लिए भी, तभी लाए। वो एडजस्टमेंट ही है सौरभ, लाया नहीं गया। जैसे जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी जब बने थे ना, तो आगे संघ के कहने पे उनको काम दे दिया गया, तब भी इफेक्टिवली उनको बहुत काम वहाँ नहीं दिया गया था। तो मैं पन्ना पलट दूं, मतलब उपाध्यक्ष वाले सब एडजस्टमेंट ही है आपके हिसाब से। और कौन है इसमें? उपाध्यक्ष वैसे भी जब तक प्रभार की राज्य करना मिले तब तक सरकार में गवर्नर और संगठन में उपाध्यक्ष। अच्छा, गवर्नर वाली भूमिका में होते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए। हाँ, अगर किसी को प्रभार मिल जाता है राज्यों का, जैसे दिनेश शर्मा जी को 2 राज्यों को प्रभार मिला था, महाराष्ट्र और गुजरात का, जो उपाध्यक्ष थे, या ओम माथुर जी को मिला था, तो तब वैल्यू हो जाती है उसकी, अगर कुछ मिल जाए तो। अगर प्रभार मिल ये संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया, ये चर्चा भी थी कि इनको कोई रोल मिलेगा। पंजाब एंगल, संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम किया पंजाब में। बिल्कुल। और अब भारतीय जनता पार्टी, जो कि पंजाब में बहुत मेहनत कर रही है, पार्टी की प्रायोरिटी में है पंजाब, तो संदीप पाठक की सेवाओं का पूरा लाभ उठाएगी पंजाब में। जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है,
तो जाहिर है जब वो बहुत बड़े सारी- हैंड्स ऑन आदमी है ये, मतलब और पढ़े लिखे आदमी बहुत- IITian है, मतलब वो अभी पार्टी में आए हैं, तो उनकी सेवाओं का पूरा लाभ लेने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। अगर सौरभ बीजेपी की फंक्शनिंग को वो ठीक तरीके से ट्यून कर पाए हम्म, तो जिस प्रकार से वो काम करते हैं और बीजेपी को जैसी ज़रूरत रहती है वो दोनों एकदम मैच करेगा और फिर उनका कैरियर बहुत लंबा जाएगा। लेकिन बीजेपी की रीति नीति के साथ अपने आप को ट्यून करना होगा। ट्यून करना ये मौका उनको एकदम से दिया गया है क्योंकि डाटा के आदमी हैं मुख्यतः, और सिर्फ पंजाब के लिहाज से नहीं, आप देखेंगे कि अगले लोकसभा चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे संदीप। नहीं, अभी तो पंजाब में उपयोगिता होगी। अभी तो रहेंगे पंजाब के लिए बीजेपी के पास कितने चेहरे, मतलब ऐसे देखें अगर कि मतलब नोटिसेबल चेहरे कितने हो गए? इनकी बात हमने की, चले मनप्रीत बादल भी हैं, फाइनेंस मनप्रीत मिनिस्टर रह बादल चुके हैं, है, ठीक ठाक नाम था। रवनीत बिट्टू हैं, रवनीत बिट्टू हैं, अभी जिनको अध्यक्ष बनाया ढिल्लो, ढिल्लो। वो भी कांग्रेस से आए थे, जो 2 टर्म के MLA रहे हैं, वो हैं। फिर आपके क्या कहते हैं, कैप्टन साहब हैं, कैप्टन ये साहब, गए अब नहीं, सब कहाँ हैं? कैप्टन साहब हैं कि नहीं उनका तो ये उनको भी पता नहीं कैप्टन है। साहब और सुनील जाखड़, 2 लोग ऐसे हैं। अंकल अमरिंदर। कैप्टन साहब और सुनील जाखड़ वो हैं कि नहीं है, अभी ये बड़ा कंफ्यूजन। लेकिन वो राघव चड्ढा, वो भी हाँ, राघव चड्ढा, बिल्कुल। वो भी एक पंजाब के हिसाब से उनका भी एक रोल है, भूमिका है। ठीक है, मतलब इससे ये पता लगता है कि पार्टी पंजाब चुनाव को बहुत सीरियसली ले रही है हाँ, बीजेपी। बिल्कुल। ये इससे ये तो पता लगता है। अब ये है कि अकाली से अलायंस होगा कि नहीं होगा, ये एक प्रश्न है। ये देवेंद्र ज्यादा बेहतर बता वो पाए। होगा सर, और जितना ये लोग डिले कर रहा है वहाँ जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से उसमें और नुकसान होगा। नुकसान होगा। बिफोर इट्स टू लेट, बेहतर है कि करके यूनिटी के तौर पे ये लोग जाए। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन जितना डिले हो रहा है, करना है तो करें, हाँ, सही बात है। मुसीबत। उससे कंफ्यूजन दूर सर, ये हो जाएगा। मीडिया वाली बात जरा कर लेते हैं। मीडिया में टॉप लेवल पर नहीं छेड़ा गया, अनिल बलून जी हैं वही, अब वो तो 14 से ही वही हैं। नहीं, वो तो पहले प्रवक्ता थे और श्रीकांत शर्मा थे तब मीडिया हेड। श्रीकांत शर्मा जब यूपी चले गए तब इनको बनाया 17 में चले गए थे यूपी से। ठीक है। तो इसमें आशीष, उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी, सिद्धार्थ यादव, ये इनके साथ को कन्वीनर के तौर पर काम करेंगे। सिद्धार्थ यादव जो सुधा यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड में है ना, उनके बेटे दिल्ली में रहते हैं ना ये। हाँ, हरियाणा के हैं बेसिकली। हाँ, ठीक है। मैं ये अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। प्रदीप भंडारी की बात विद्यार्थी हमने परिषद करी। क्या वो भी, सिद्धार्थ विद्यार्थी परिषद से हैं। अच्छा, ठीक। मतलब एक दौर में तो ये भी प्रवक्ता वगैरह और ऐड करेगी? हाँ, प्रवक्ता की सूची तो अलग से अभी वो आएगी। अलग से ये आएगी। तो कन्वेनर है ना, ये डिसाइड करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कौन करेगा। 2011-12 में भूपेंद्र यादव भी इसी तरह मीडिया में आते थे, जैसे आज सिद्धार्थ यादव आते हैं। सिद्धार्थ विद्यार्थी उसमें परिषद चैनलों में में भूपेंद्र यादव जाया करते थे। डीयू में मीडिया काम इसी तरह से डिबेट में हम लोगों के साथ। तो हमें इनके मतलब टीवी पर नए चेहरे दिखाई देंगे प्रवक्ताओं में। नहीं, पहली जो सूची आएगी उसमें ज़्यादातर आपको, उसमें जो सीजन है, पहले एक तो बड़ी सूची नहीं आएगी। अभी जो प्रवक्ताओं की सूची है वो बहुत लंबी है, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की। वो सूची छोटी होगी और वो उसमें तो कई नाम ऐसे होंगे जो कि पहले से चल रहे होंगे। पैनलिस्ट में आपको नए नए नाम दिखेंगे ज़्यादा। प्रवक्ता और पैनलिस्ट का अंतर सबसे करते हैं ना। ज्यादा नीड लेकिन बीजेपी के लिहाज से आप करें तो कम्युनिकेशन नहीं है, चाहे सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया में अमित मालवीय को हटा दिया इन्होंने। ये दीपक भास्के की क्या बैकग्राउंड मतलब उसमें ज़्यादा आप देखें तो ये समझ में आ रहा है कि वो बैकग्राउंड और कनेक्शन वाली चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही है, इस लिहाज से कि छत्तीसगढ़ के IT सेल में वो इंचार्ज रहे हैं, 2014 से ही रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया का एक्सपोजर कितना ही रहा होगा, कितने चैलेंजेज आए होंगे जो उनका बहुत ज़्यादा। उनका बैकग्राउंड है सोशल मीडिया वाले। नहीं, बैकग्राउंड सोशल मीडिया वाला है। 2022-23 तक छत्तीसगढ़ में वो रहे थे, फिर उसके बाद प्रवक्ता बन गए और अभी कोई मेडिकल बोर्ड वगैरह। अमित मालवीय को आप मानते हैं इस डिपार्टमेंट में बीजेपी को अमित बहुत, मालवीय को भी कोई और जिम्मेदारी मिलेगी? ये तो हो गया इसमें तो। अब सारी जिम्मेदारियां तो इसमें सौरभ उनके साथ जिन लोगों को लगाया गया है ना, वो काबिल लोग हैं बहुत। प्रीति गांधी, प्रीति शिवानंद गांधी द्विवेदी, हो, आलोक भट्ट। हाँ, ये सारे अरुण यादव। एक से बढ़ के एक है। आलोक भट्ट वैसे बड़ा काम करते रहते हैं बहुत सोशल मीडिया पर बीजेपी के लिए। हाँ, बहुत। प्रीति गांधी की बात कर लें, आलोक प्रीति भट्ट की गांधी बात की कर लें, करती हैं। शिवानंद की बात कर लें, ये सब बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि सोशल मीडिया की टीम में आप असर मीडिया दिखेगा। नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया में कुछ ये आपको दिखाई दे जंतर रहा है? मंतर में जो विफलता रही सोशल उसकी वजह से- मीडिया और मीडिया 12 साल ये हो भी गया दो था और विफलता तो रही। कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी। सरकार का काम, संगठन की बात, मेन स्ट्रीम मीडिया भी। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जिस तरह के पैनलिस्ट आते हैं, ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सुन के ही पता चलेगा कि ये बिना तैयारी के आ गए, इनका नाम दे दिया गया और आके बैठ गए। इनको विषय का पता नहीं है, पार्टी की लाइन क्या है, नैरेटिव क्या बनना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं वो किस रूप में लोगों के सामने जाना चाहिए। भाई प्रवक्ता का तो यही काम है ना। वीएन गाडगिल कहते थे कि प्रवक्ता को ये पता होना चाहिए क्या नहीं बोलना है। अच्छा प्रवक्ता वही है। तो अगर प्रवक्ता को ये पता नहीं है कि क्या नहीं बोलना है तो हमेशा पार्टी का नुकसान ही करेगा।
और ऐसे लोगों की भरमार है बीजेपी में, जिनको पता ही नहीं है कि उनको क्या नहीं बोलना और क्या बोलना ये भी नहीं पता है, दोनों चीजें हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन, मतलब आप देखिए कि नैरेटिव के लेवल पे मुझे लगता है कि 2.5 साल में पहली बार प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा नैरेटिव सेट किया है, ये जो दिमागी नक्सल वाला मुद्दा उछाला है। जी 2014 के चुनाव के पहले से, मतलब जब कैंपेन शुरू हुआ तब से बीजेपी जो है वो लगातार फॉलो कर रही, मतलब डिफेंसिव पर थी, अपोजिशन नैरेटिव सेट कर रहा था। ये पहला काम किया है प्रधानमंत्री ने, जो अटैकिंग, मतलब आक्रामक एक मुद्दा जो है उछाला है, और ये अब विपक्ष जो है उस पर डिफेंसिव है कि हमको कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं, कोई कह रहा, एक पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं अर्बन नक्सल हूँ, मुझे बड़ा गर्व है। अब आप समझिए उसका इम्पैक्ट समझिए। और जितनी ऐसी संस्थाएं, मतलब एनजीओज या इस तरह की थी जो फॉरेन फंडिंग के आधार पर, और विदेशी जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, अभी आपने जंतर मंतर पे जो हुआ वो देखा ही, उस सब का जवाब है ये जो चल रहा था पिछले 12 साल से, गोदी मीडिया, अंधभक्त, उसका जवाब है ये दिमागी नक्सल। तो एक तरह से हेड ऑन लिया है पहली बार इस नैरेटिव को, कि बजाय कि हम उसका बचाव करें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा करते हैं, हम बस सीधे सीधे अटैक है। अब वो कितना सक्सेसफुल होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो लग रहा है कि असर हुआ है। बहुत लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर बीजेपी पिछड़ गई कांग्रेस से, ऑपोजिशन से, ऐसा मानते हैं आप? इधर जब जंतर मंतर वगैरह का हो रहा था तब तो काफी पिछड़ गई थी। अच्छा, असल में अलग अलग दौर का मामला है। देखिए, एकदम से आप निष्कर्ष नहीं निकालते। 2024 के नतीजे जब आए, 2024 के चुनाव के नतीजे आए तो एकदम बीजेपी का नैरेटिव डाउन हुआ, सोशल मीडिया पे भी तो शॉक में थी बीजेपी, डॉक में थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव लगातार जीतने लगी, खास करके महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर उसके बाद बिहार, दिल्ली, तो फिर उसका नैरेटिव स्ट्रांग हुआ। तो जमीन पर जो होता है उससे नैरेटिव भी स्ट्रांग होता है। खाली आप सोशल मीडिया पे हवा में नैरेटिव नहीं बनता है, सोशल मीडिया पे भी वो बनता है जो जमीन पे होता है। तो जब जमीन पे आप सफल हो रहे हैं तो आपका नैरेटिव स्ट्रांग हो रहा है। एक्चुअली काम तो मेरे ख्याल से, सॉरी आप बहुत सीनियर है, मतलब बिटवीन इलेक्शंस ही तो काम है ना, जब कोई बहुत मेजर कंट्रोवर्सीज नहीं होती, जब कोई बहुत ज्यादा ना उछाल आ रहा है किसी की विमर्श में, या घटनाएं ऐसी हो जाती है ना, जैसे जंतर मंतर हो गया तो एकदम से बदल, हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। इस तरह की जब चीज हो जाती है तो फिर सारा आपका तैयारी बिगड़ बेसिकली क्या जाती है। इनको लड़ाई रोज लड़नी है। इलेक्शन वाला तो इलेक्शन साइकिल में लड़ेगा, इनको तो डेली लड़ दिया ना, सुबह उठते ही शुरू हो जाना है इनको तो। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ सर ये रहती है कि जब आग लगे तब आपको आग बुझाने आना चाहिए कि कैसे आपको फाइटिंग करनी है। सोशल मीडिया के हिसाब से अगर आप देखें तो एक्स पर बीजेपी के आसपास भी कोई नहीं आएगा आपको, ठीक। लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बीजेपी बहुत मार खाती है। उन दोनों ही सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे तो आपने देखा कि जंतर मंतर में क्या हुआ, और यूट्यूब पर भी वही हाल है। तो वो दोनों कंसर्न पार्टी के भीतर भी ये समझ में आ रहा है कि उन दोनों चीज़ों पे हमको बहुत काम करने की देखिए, जरूरत है। दो चीज़ें रह गई बात करने की। पहले तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो इनकी बीजेपी की सबसे बड़ी बॉडी है ना, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो वो भी अब रिहाश हो रही है, वो भी नए सिरे से आएगी। अभी बना नहीं, वो बनेगा नया, बनेगा अभी। ठीक है, तो उसके बारे में क्या सुन रहे हैं? सुनने के आधार पे अगर ये सब कर रहे हैं तो फिर अभी क्या कौन कौन से मेन चेहरे हैं उसमें? अभी तो सारे वो नॉन नेम ही है, उसमें बहुत ज्यादा कटौती वाली चीजें अभी नजर नहीं आ रही है। उसमें मतलब कुछ क्रांतिकारी हो जाएगा, मैं नहीं देख रहा उसको उस रूप में। कोई मेरे से कहता है उसमें कोई सीएम नहीं है शायद। सीएम उसमें अभी कोई वैसा सीएम नहीं है। गडकरी जी भी उसमें नहीं है, पहले हो चुके थे। अबे फडणवीस जी दिल्ली आए, उनकी चर्चा चला दी किसी ने, फडणवीस जी नहीं, उसमें मुख्यमंत्री कराने में सर एक दिक्कत ये होती है, जो पहले भी हुआ था कि एक मुख्यमंत्री का नाम आया तो हुआ कि भाई एक को रहेंगे तो दूसरे को किस लिहाज से नहीं। राज्य किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, लोकप्रियता के हिसाब से कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है, लेकिन पार्टी अपने फैसलों में उस रूप में मुख्यमंत्री को बनाते नहीं रहे हैं। जैसे भैरव सिंह शेखावत बहुत बड़ा नाम था, वीरेंद्र सकलेचा या शांता कुमार कल्याण जब मुख्यमंत्री थे तब कल्याण सिंह, ये लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रहे। लेकिन ये राजनाथ सिंह बने तो उन्होंने मोदी जी को जो है डाला, लेकिन फिर जब झगड़ा हुआ आपस में तो उनको निकाल दिया। वहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सिलसिला तब से चल रहा है।
तो उसमें भी सारे बैलेंसेस रीजनल बैलेंसेस वगैरह और ये सब देखे जाते हैं। देखे जाते हैं, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें कुल मिलाकर यह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह गया। एक कंसल्टेटिव फोरम आप कह सकते हैं, ठीक है, उसमें चर्चा होती है, उसमें नाम, अगर कोई फैसला होना है तो नाम रखे जाते हैं, राय ली जाती है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ज्यादा अथॉरिटी अब नहीं है। पहले जो था, मतलब पहले से मेरा मतलब अडवाणी जी, अटल जी के समय में, उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड ताकतवर था। ऐसा भी हुआ है कि अटल जी के भी की इच्छा नहीं है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला ले लिया, वो मना किया। अरे अडवाणी जी की मर्जी के बिना, अडवाणी जी की मर्जी के बिना हुआ। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था। बिल्कुल। ओके, ये तो बड़ी बात है, चिट्ठी लिखी उसके बाद, बड़ी बात है। अच्छा, एक धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लोग उम्मीद करते हुए सरकार से हटाए गए हैं, तो यहाँ पर आएगा, नहीं, सरकार में लौटेंगे दोबारा? नहीं, ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि संभव है कि आगे आप उड़ीसा में कुछ देखें, मुख्यमंत्री मंत्री उस बन लिहाज सकते से। हैं। हाँ, उड़ीसा में आपको लगेगा कि उसकी दो वजह है। पहली बात तो ये है कि जो अभी मौजूदा सरकार के बारे में जो फीडबैक है वो कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं है मोहन चरण मांझी का। हाँ, वो ठीक तरीके से काम को लेकर बहुत यहाँ पे पार्टी के भीतर कुछ मैसेजिंग ठीक नहीं है। और दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान का अपना जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से उनका प्रोफाइल है, पार्टी उनको भले ही इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन पार्टी उनको विलन के तौर पर नहीं देखती। अरे बिल्कुल भी नहीं देखी, तो पार्टी ने तो उनको सीधे स्वागत वो किया, स्वागत किया सब जगह। और ये राष्ट्रीय टीम में आना, ये सब चीज़ उनके लिहाज से आप देखें तो ये चीज़ अनुराग ठाकुर हो गए, वो हो गए, अध्यक्ष बड़े पद लोग का हैं। दावेदार हाँ। था, बड़ा स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था। अब अनुराग ठाकुर महामंत्री बनने बहुत क्यों कमाल आए? के नेता हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन नितिन नवीन उनकी टीम में काम कर चुके हैं। अब अनुराग ठाकुर वापस आकर उनकी टीम में काम करें, ये उनको भी सूट नहीं करता। उससे तो बेहतर होगा अनुराग ठाकुर हिमाचल पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि वहाँ भैया अब नेक्स्ट फेज देखेंगे ना, वो मतलब मंत्रिमंडल वाला देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। भाई इस 12 साल हो गया, ऐसा कोई उदाहरण है जो मंत्रिमंडल में रहा, हटा दिया गया और फिर वापस लाया गया? ऐसा हो, इस ऐसा सरकार मुमकिन है में, ना? इस सरकार में तो नहीं, ड्रॉप अगर किया गया तो फिर उसके बाद दोबारा इस सरकार में तो नहीं आया दोबारा कोई, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं आ रहा ऐसा। धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए आपको क्या लगता है, ठीक कह रहे हैं? मतलब आपको लगता है वो वही जगह है सूटेबल उनके लिए? वही होना चाहिए था चुनाव के बाद ही। अच्छा, उड़ीसा के चुनाव के बाद धर्मेंद्र प्रधान को ही बनाया जाना चाहिए था। बहुत बड़ा रोल था धर्मेंद्र प्रधान का उड़ीसा में बीजेपी को सत्ता में लाने का। वो मतलब अकेले तो नहीं, लेकिन सबसे बड़े नेता थे जो खिलाफ थे अलायंस के। बहुत ज़्यादा दबाव था पार्टी पर कि नवीन पटनायक के साथ, मतलब बीजेडी के साथ अलायंस कर लिया जाए, कम से कम सत्ता में आ जाएंगे। ऐसे तो कुछ भरोसा नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। नवीन पटनायक की जो लोकप्रियता थी वो आज भी है, ठीक है सर। उसका मुकाबला मोहन मांझी नहीं कर सकते। उसके अलावा आप देखिए कि इस तरह के स्टेचर के आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसकी नेशनल प्रेजेंस दिखाई देती है। बिल्कुल दिखाई देती है। शिवराज सिंह चौहान अगर आज मुख्यमंत्री होते मध्य प्रदेश के, तो आप समझिए कि क्या स्थिति होती मोहन यादव के सामने। चलिए सर, ठीक है सर, अब ये अगले मंथन के बाद जो निकलेगा उसकी बात उसका इंतजार करते हैं। तो ये तो पार्टी वाला राउंड था, अब सरकार वाला राउंड आएगा। सर बहुत शुक्रिया प्रदीप जी प्रोग्राम में आने के लिए। विनोद जी बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र धन्यवाद।